नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये FST 30 का, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन मैं करूंगा और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन शिल्पा मैम आप लोगों को हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो हिंदी में पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इस मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर यशवी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं। देखिए, मिशन हमारा है 2025 के लिए। तो भैया एक बात याद रखिएगा, अब हम लोग का 2025 स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग अब पढ़ना शुरू कर दीजिए और 2025 में सभी लोग जो भी नीट का एग्जाम दें, सभी लोगों का सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ आप लोग पेपर दीजिए और खूब शानदार तरीके से पेपर आप लोग करिएगा। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं हम लोग बात करें हम लोग क्या 51। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक संकेतन का उपयोग करते हुए यौगिक HAuCl4 देखिए HAuCl4 यहां पे दिया हुआ आपका है, को दर्शाइए। अब सर आपको यह समझना है, HAuCl4 की बात करें हम लोग तो यहां पे स्टॉक नोटेशन होता क्या है, जब इसमें क्या बोलते हैं AU गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, ऑक्सीकरण अंक निकाल के उसको अगर हम लोग रोमन अंकों में लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन कहते हैं। तो देखिए संकेतन क्या बोलेंगे, तो यहां पे हमको AU का ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। तो देखो एक हाइड्रोजन में 1+1 चार्ज होता है, तो +1 प्लस X प्लस 4 इंटू एक क्लोरीन पे 1-1 चार्ज इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे X -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका +3। इसका मतलब सर ये हुआ कि यहां पर जो AU का ऑक्सीकरण अंक जो आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 आएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, H यहां पर AU और यहां पे रोमन अंकों में हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 3rd और क्या होगा आपका Cl4। यही होता है क्या आपका स्टॉक संकेतन। तो आप मैच कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या दे रहा हुआ आपका HAU 3rd Cl4, यही आपका आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 का फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? बोलिए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं 52 का। देखिए क्या दिया हुआ है, S4O6। देखिए S4O6-2 जिसका नाम होता है टेट्राथायोनेट आयन में प्रत्येक सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ऑक्सीकरण संख्या कैसे देखते हैं, यहां बात करेंगे S4O6-2। तो देखिए S4O6-2 इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या, ऑक्सीकरण अंक प्रत्येक सल्फर का। तो आप ऐसे लिख दीजिए, यहां पर आप डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे O ऑक्सीजन माइनस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे क्या होगा O पे -1, क्योंकि देखो यहां पे 2 ऑक्सीजन पे क्या होगा आपका -2 चार्ज होगा। अब यहां पे इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो देखिए जहां डबल बॉन्ड है इसका मतलब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, यहां पे -2 चार्ज और यहां पे -1 चार्ज। तो इसका अपोजिट -2 -1, यहां क्या हो जाएगा आपका +5 हो जाएगा। यहां पर भी वही बात, -2 -1, तो यहां इसका अपोजिट क्या हो जाएगा +5। लेकिन अगर यहां पे जो सल्फर है सेम एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया सर कि यहां +5 0 0 +5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं +5 0 0 +5 3rd इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 53। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए यौगिक का IPAC नाम होगा। IPAC नाम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर देखिए, या तो आप यहां से नंबरिंग करिए या फिर यहां से नंबरिंग करिए, दोनों सेम है क्योंकि 3 कार्बन है आपकी, तो आपने किया 1, इसको 2 और इसको हमने 3 मान लिया। अब देखिए 3 कार्बन है लेकिन CN क्या है आपका, इस क्या होंगे आपके, ये सफिक्स में आएंगे
तो सफिक्स में इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइल, ना कि नाइट्राइड होता। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पे और 3 पे क्या है आपका? क्या है? नाइट्राइल है। और सेकेंड क्या है आपका? OH है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी बोलते हैं। तो क्या होगा आपका? 2 हाइड्रॉक्सी। क्या बोल देंगे? 2 हाइड्रॉक्सी। और कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन 1,3 क्या बोलेंगे? देखो 1,3 डाई नाइट्राइल। डाई नाइट्राइल हो जाएगा। तो यही देख सकते हैं आप लोग, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1,3 ड्राई निट्रोल। नहीं, ये तो भैया गलत हो गया। देखो 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1,3 ड्राई नाइट्राइल। नहीं भैया, गलत हो गया। 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1,3 ड्राई नाइट्राइल एकदम सही आंसर है। ठीक ना? तो यही क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आइए बात करते हैं 54 का। देखिए क्या दिया हुआ 54 में। यहां दिया हुआ है क्या? 3 नाइट्रो। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 3, ऐसे थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन का सही संरचनात्मक सूत्र होगा। 3 नाइट्रो। तो देखिए यहाँ पे, यहां बात करें हम लोग इसकी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो यही बात करते हैं सेकेंड वाले को। 1, 2 और 3। तो 3 पे नाइट्रो है। यहां देखिए, यहां तो बहुत क्या होगा यहाँ पे? यहाँ देखो तीनों से फिक्स, यहाँ पे 3 2 नाइट्रो हो गए, तो होगा नहीं। यहाँ 1 2 नाइट्रो होगा, तो यही हो जाएगा क्या? 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन सेकेंड इज क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? आइए 55 की बात करें। देखिए क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित अणुओं में कौन सा बंधन अधिक ध्रुवीय है? मतलब कौन ज्यादा पोलर है? तो याद रखिएगा, जिसके बीच में पूछा जाएगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा और वही क्या होता है, वही इसका बंधन क्या होता है? अधिक ध्रुवीय होगा। तो यहां पर देखिए C और H के बीच में, C और N के बीच में, C और O के बीच में। तो C और O के बीच की बात करेंगे, जैसे हम लिखे CH3, ऐसे लिख दे हम लोग CH3। यहां पर O और यहां पे अगर हम लोग H की बात करेंगे, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका? बंधन उसका अधिक ध्रुवीय होगा, अधिक पोलर होगा, मोर पोलरिटी इसमें पाई जाएगी। ठीक है ना? तो क्या होगा? 55 का थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 56 का। आइए भैया 56 की बात कर रहे हैं हम लोग। 56 की बात करें तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ 56 में लिखा हुआ सल्फर आकलन में एक कार्बनिक यौगिक के 0.157 ग्राम से 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत कितना होगा? तो हम जानते हैं, अगर पूछ रहा है सल्फर का प्रतिशत और किसमें? बेरियम सल्फेट में। इसका मतलब सर क्या होता है? बेरियम सल्फेट की बात करेंगे तो BaSO4, और बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना होता है? 233। याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? इसका 137 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 कर देंगे तो 233 आ जाएगा। अब देखिए परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात किया जाए तो क्या होता है आपका? 32/233 इंटू मास ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100। ठीक है ना? तो देखिए 32/233 इंटू मास ऑफ एलिमेंट, देखिए कितना दिया हुआ है? एक कार्बनिक यौगिक के, देखिए यहां पे कितना ग्राम दिया हुआ आपका? देखिए कार्बनिक यौगिक इतना है और कितना ग्राम दिया हुआ? से 0.145। तो क्या दिया हुआ? 0.418। ठीक ना? 481 3 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
0.157 इंटू क्या कर देंगे आप 100। तो जब यहां पे निकालेंगे क्या आप परसेंटेज क्या सल्फर का, तो कितना आ जाएगा आपका 42.10%। ठीक है, बोलिए। चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग है 57 का। देखिए क्या लिया हुआ है, कोयले के विनाशकारी आसवन से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो देखिए जल गैस, उत्पादक गैस, कोयला गैस, कोलतार। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए क्या होना चाहिए, बताइए भैया। कोयले के विनाशकारी आसवन से क्या निकलता है, कोयला गैस निकलेगा, तो कोल गैस निकलेगा, तो क्या होगा भैया, कोयला गैस निकलेगा, क्योंकि कोयले की खदान से निकल रहा है कि नहीं। चलिए आइए बात करते हैं 58 का। पेंट टू इन के अपचयन ओजोनोलिसिस द्वारा प्राप्त उत्पादों के आईपीएसी नाम लिखें। तो देखो भैया पेंट टू इन है, तो हम ऐसे लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और क्या लिख दें हम लोग CH3। जब इसकी हम लोग ओजोनोलिसिस कराएंगे तो याद रखिएगा यहां पे जो डबल बॉन्ड आपका है, ये आपका डबल बॉन्ड क्या होगा, आपका यहां से ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन यहां और ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CHO प्लस CH3 CH2 और क्या होगा आपका CH4। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए 2 कार्बन का है और ये सफिक्स में आएगा, तो 1 और 2 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनल, एथेनल बोल देंगे। और इसको यहाँ पे 1 2 3 इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। क्या होगा आपका, प्रोपेनल हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, एथेनल एंड प्रोपेनल। तो आपका क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। एथेनोइक अम्ल नहीं बने, ठीक है ना। यही आपका 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 59 ग्लूकोज C6H12O6 अणु के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। आणविक द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो देखो भैया यहां बात करें C6H12O6 का, तो याद रखिएगा इसके आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका एग्जैक्ट मोलर मास कितना होता है, 180.162 U होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्यों कार्बन का कितना होता है 12.01, तो 6 इंटू 12.01 प्लस क्या 12 इंटू 1.008 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा आपका 16.52 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 180.162 U आ जाएगा। तो यहां पर 59 का सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला बात करते हैं हम लोग हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें भैया। देखो भैया क्या लिखा, 60 ग्राम मेथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा की गणना करें। तो देखो यह 60 ग्राम मेथेन मतलब क्या, अगर मेथेन को अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, जितने नंबर आप कार्बन उतने नंबर आप CO2 और जितने नंबर आप हाइड्रोजन उसके आधे क्या बन जाएंगे आपके H2O। तो अगर यहाँ 2 दूना 4 हो गया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे कितने मोल है, इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके आपके 1 मोल है और इसके क्या है 2 मोल है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 मोल लिख देंगे और यहाँ पे क्या होगा आपका 2, यहाँ पे मोल होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 1 मोल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया 16 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका मतलब पहले इसका हम लोग मोल निकाल रहे हैं। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपॉन क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे भार अपॉन परमाणु भार बोल देंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका 16 अपॉन 12 4 16 16 हो जाएगा, तो आपका क्या होगा आपका 1 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे 1 ग्राम मतलब 1 मोल के लिए 1 ग्राम के बराबर है, इसका मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे तो 22.4 लीटर के बराबर होगा। यहां पर क्या होगा आपका देखो 1 मोल 1 ग्राम के बराबर, यहाँ 2 मोल 2 ग्राम के बराबर,
तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा क्या होगा आपका, अगर मास निकालेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर 18 इंटू 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 18, तो क्या होगा आपका 36 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो यहाँ पे इसके 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना दिया है 22.4, तो 2 मोल के लिए कितना होगा 2 इंटू 22.4, तो कितना हो जाएगा 44.8 लीटर किसका हो जाएगा आपका H2O। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 44.8। देखिए सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 61। देखिए क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी, फार्मूला क्या होता है आपका, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम भी। इसे हम पढ़ते हैं ना, ई इज इक्वल टू क्या, एच न्यू बोलते हैं, और क्या होगा आपका, यही बोलते हैं ई इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। ठीक, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, अब देखिए यहां पे लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपान क्या होगा आपका ई हो जाएगा, और एक फार्मूला और होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा आपका एच अपान एम भी। लेमडा इससे क्योंकि हमको एनर्जी दिया नहीं है ना, इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा आपका एच अपान एम इंटू भी हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितना दिया आपका है, याद करना पड़ेगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 होता है, और मास कितना दिया है देखो 0.1 कितना दिया आपका है किलोग्राम दिया हुआ है, इंटू वेग कितना दिया है 10 दिया हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 आ जाएगा। बस तो क्या होगा आपका देखो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34, और लेमडा की तरंग दैर्घ्य किसमें होती है बताइए, किलोमीटर में होती है कि मीटर में होती है, किसमें होती है किलोमीटर में कि मीटर में, तो क्या होती है भैया मीटर में होती है। सेंटीमीटर में किसमें होती है, मीटर में होती है। तो याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या होगा आपका 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 क्या हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, आइए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्या दिया है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक अयस्क जिसमें पाया जाता है। तो आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिच ब्लेंड की बात करेंगे तो नेपच्यूनियम यूरेनियम भी होता है, प्लूटोनियम एटेनियम भी हो जाएगा, एटेनियम और क्या बोलते हैं प्रोक्सीनियम भी हो जाएगा। इसका मतलब पिच ब्लेंड की बात करेंगे, यूरेनियम का एक अयस्क की बात करते हैं, तो इसमें सभी आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, आपके क्या होंगे, आपके सभी आपके क्या होंगे इसमें हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं 63 की। देखिए क्या पूछा गया है, एक कंपाउंड दिया पूछा, उसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण अवस्था और सहसंयोजकता क्रमशः होगी। देखो भैया यहां कैसे निकालेंगे, Al Cl H2O 5+2। याद रखिएगा इसका हमको क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका हमको X मान लें, और एक क्लोरीन पे 1-1 चार्ज होता है अमोनिया का। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड NH3 अमोनिया, और होगा क्या आपका En आपका H2O। अगर ये किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो इसका ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भैया 0 होता है। कितना होता है 0। तो देखो अगर 0 हो जाएगा, ऐसे लिख दें हम लोग 0, ठीक है ना। तो अगर 0 हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा आपका +5 इंटू 0 इज इक्वल टू जो भी चार्ज वही हम लोग डायरेक्ट हम लोग यहां लिख देंगे +2, और देखिए x-1 ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, इज इक्वल टू +2, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका +3। तो ऑक्सीकरण अंक तो कितना आया +3। तो देखो इसमें और इसमें है। अब क्या पूछा है सहसंयोजकता, इसका मतलब जितने लिगेंड होते हैं वही उसकी क्या होती है कोवैलेंसी होती है, मतलब सहसंयोजकता होती है। तो 5 और 1 मतलब 6 हो जाएगा, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी 6। तो सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका
हो जाएगा। तो 63 का आंसर कौन सा होगा? सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं 64 का। देखिए क्या दिया हुआ, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट की बात करेंगे। पी ब्लॉक में 6 कॉलम होते हैं, एकदम सही है, क्योंकि एक पी सेल में सभी कक्षकों पर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, एकदम सही है। ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों के को प्राप्त करने वाले अंतिम उपकोष के लिए दिग्वेंसी क्वांटम संख्या यल का मान इंगित करता है, एकदम सही है। क्योंकि बात करेंगे पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक क्या हो? पी देखो यस, पी, डी और एफ। तो यस सब सेल की बात करेंगे, फिर सब सेल यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 3। यस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, यस सब सेल। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पी ब्लॉक की बातें कर दिया है तो क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर यल से इंगित करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा आपका? क्या होगा आपका मतलब क्या? द्विवंशी क्वांटम संख्या यल का मान अंकित करता है, एकदम सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड क्या होगा आपका? दोनों सही हो जाएंगे। तो 64 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 4 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं 65 पर। ठोस यौगिक अवस्था में Cl2 के दिए गए चित्र में क्रमशः वान डेर वाल और सहसंयोजक त्रिज्याएं ज्ञात करिए। देखो भैया यहां दिया हुआ क्या, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या आपका है? वान डेर वाल फोर्स है, वान डेर वाल फोर्स है भैया, ठीक है ना। और इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों की बात करते हैं तो क्या होगा आपका? सहसंयोजक, कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो देख लो भैया यहाँ दो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, इसकी रेडियस की बात की आपने तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वान डेर वाल संख्या। तो देखो कितना है आपका? 360। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे इसका आधा क्या होगा? 99। तो 360 और इसके बीच की बात किया गया है, तो अगर इनकी बीच की हो 360 यहाँ पर दिए, 360 यहाँ पर दिए, यहाँ पे 99 दिए, यहाँ पे 198 दिए, तो जल्दी बताइए यहाँ पे त्रिज्या क्या होगी आपका? इसका 198 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या होगा? 99। तो आप क्या बताएंगे इसका? बताइए। और इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो देखो 360 का आधा क्या है? 180, यहाँ क्या दिया है? 99। तो देखो भैया क्या होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग है 60। देखो क्या दिया? कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड से सुमेलित करें। यहाँ क्या दिया? आणविक ज्यामिति। और यहाँ क्या बात करेंगे? उदाहरण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो भैया यहाँ पे क्या दिया है आपका? ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ज्यामिति पूछ रहा है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे हम बात करें, सेंट्रल एटम बी है और यहाँ पे आप Cl ले लीजिए, यहाँ पर Cl और यहाँ पे हम लोग Cl ले लें, तो क्या होगा आपका? BCl3 हो या BF3 हो, यहाँ पे F भी जोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे F भी जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट का तो क्या हो जाएगा? D। तो फर्स्ट का D है, मतलब फर्स्ट का D मतलब एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है आपका? CH4 मीथेन के लिए। तो देखो फर्स्ट का D और सेकेंड का B, यही एक आंसर ये आपका है। तो क्या होगा आपका? 66 का सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 67। देखिए क्या दिया? ये भी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड से सुमेलित करिए। यहाँ पे क्या परमाणुविक कक्षी दिया हुआ है, यहाँ पे आणविक कक्षी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मान लीजिए क्या 2px और 2px मिलकर क्या बनाएंगे? तो जल्दी बताइए। ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, पूरे एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया आपसे, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए? देखिए अगर px है तो क्या बनेगा आपका? देखो अगर px है तो सिग्मा स्टार क्या बनेगा आपका? 2px। क्या बनेगा आपका? सिग्मा स्टार आपका क्या बन जाएगा? आपका 2px हो जाएगा। अच्छा उसके बाद की बात करें हम लोग तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देखिए यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ 2px फिर प्लस प्लस आ गया यहाँ पे। अब मिलाएंगे तो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा आपको? जल्दी बताइए। फिर क्या होगा आपका? सिग्मा 2px हो जाएगा। देखो
ठीक है, तो क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका ए का फोर्थ बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड, ये तो सही है। अब थर्ड से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होगा आपका। देखिए ये px है, यहाँ पे 2px है 2px है, और पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव नीचे है, बताओ क्या बनना चाहिए, बताइए। अगर पास पास है तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पाई स्टार 2p क्या बन जाएगा आपका y बन जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा आपका C का फर्स्ट हो जाएगा, मतलब क्या बोलेंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग है 68, ठीक है। 67 का फर्स्ट आंसर 68 की बात करें हम लोग, दिए गए आरेख की तुलना करें, एक्स वाई जेड के लिए सही संबंध ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ एक दिया अमोनिया, देखिए ये बात करें अगर हम लोग अमोनिया का, तो यहां पर आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, और जब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा तो देखो यहाँ पे इसका लोन पेयर इधर जाना चाहता था, और इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इधर ही जाएगा। इसका मतलब जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो कितना होगा आपका 4.90 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग NF3 की बात करें, किसकी बात करें, NF3 की बात करेंगे, तो यहां पर जो हो क्या होगा आपका इसका लोन पेयर होगा, जाना तो इधर चाहता है लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किससे, नाइट्रोजन से है, तो क्या हो रहा है आपका अपोजिट जा रहा है। इसके लिए इसका म्यू का वैल्यू कितना होगा 0.80 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो पूछा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी कूलाम मीटर में, तो इसकी वैल्यू इससे तो कम ही होनी चाहिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किससे, इससे, ठीक है ना। तो आप कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 68 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर। आइए क्या दिया आपका है, निम्नलिखित की भविष्यवाणी करें और एंट्रोपी की वृद्धि फर्स्ट, तो वृद्धि मतलब फर्स्ट और कमी मतलब डी के लिए सही विकल्प चुने, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होना चाहिए। देखिए एक तरल क्रिस्टलीन होकर ठोस बन जाता है, तरल मतलब लिक्विड किसमें, ठोस में चला जाएगा। बताइए आप पूछ रहे हैं आपके क्या एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी, तो क्या होगा आपका घट जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। एक क्रिस्टलीन ठोस का तापमान 0 से 115 तक बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो बढ़ रहा है टेम्परेचर। यहाँ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2 में, तो देखो यहाँ सॉलिड है, यहाँ पे गैस है, बढ़ जाएगा, क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों गैस है लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो देख सकते हैं इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 70, लिखा हुआ है 298 केल्विन पर ऑक्सीजन से ओजोन 3/2 O2 से O3 में रूपांतरित करने के लिए डेल्टा G नॉट की गणना करें। यदि रूपांतरण के लिए Kp की वैल्यू दिया हुआ है 2.47 इंटू 10⁻29 है, तो याद रखिएगा यहां पर एक फॉर्मूला होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट माइनस 2.303, क्या होता है आपका RT, क्या बोलते हैं हम लोग है 2.303 RT लॉग क्या होगा आपका Kp हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू अगर क्या मान ले हम लोग 0 एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे, तो देखो भैया अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 जाएगी, इधर जाएगा तो क्या होगा आपका, यहाँ जब इधर जाएगा तो निगेटिव, और निगेटिव हुआ तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 2.303 और R की वैल्यू 8.314 इंटू T की वैल्यू कितना दिया है 298 इंटू लॉग Kp, तो लॉग Kp की वैल्यू कितना दिया है 2.47 इंटू 10⁻29। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेकिन एक बात और ध्यान रखना आपको, तो अगर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके लिए फार्मूला हमको लगा यहाँ पे माइनस होगा आपका, तभी ये माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298, और जानते हैं हम लोग क्या, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log क्या होता है, b होता है। तो देखो यहाँ पे a इंटू बी log a प्लस b, तो क्या लिखेंगे, log 2.47 प्लस log 10 की पावर माइनस 29, तो 29 आगे चला जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2.4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 29 आ जाएगा। और यहाँ पे 2.4 मतलब क्या मान ले हम लोग, 2.4 को क्या मान ले, 2.4 से मतलब log 2 मानिए या फिर log 3 मानिए, तो कितना होगा, log 2 की वैल्यू 3.3010 और log 3 मांगे तो इसके बीच में हम लोग कर देते हैं, तो लिख दिए हम लोग क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 0.40 कर दीजिए, इंटू 298 इंटू 8.31 इंटू माइनस 2.303। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, बताइए वैल्यू कितनी आएगी हमारी, जल्दी बताइए, सॉल्व करके जल्दी बताइए आप लोग, कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू पूरी जो हमारी आएगी क्या होगी आपकी 163, कितना आ जाएगा आपका, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, कितना आएगा आपका 163 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड डी का आंसर कौन सा होगा आपका, सेकंड, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, यहां दिया आपका 71 में दिया हुआ 50 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम गैर इलेक्ट्रोलाइट विलेय को घोलने से बेंजीन का हिमांक 0.40 के कम हो गया। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना दिया है, 5.12, ठीक। कैलोरी किलोग्राम पर मोल है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं डेल्टा टीबी सॉरी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एम इंटू क्या होता है, एफ। आई एम क्या होता है, मोलरिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, किसका होगा आपका, सॉल्यूट का, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास मतलब वेट, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ठीक। अब किसमें, केजी में, तो अगर केजी में दिया हुआ है तो केजी में, किसमें होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, इंटू केएफ, बस। तो क्या पूछ रहा है आपसे, विलेय का, क्या पूछा है, विलेय का, तो इसका आपसे निकालना है, बस निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या लिख दें, हम लोग यहीं पे वैल्यू लिख देते हैं, किसका, यहाँ विलेय को हम लोग m2 मान ले, तो m2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1 है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, देखो यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे बात करेंगे वेट, वेट कितना दिया आपका बताओ, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हो जाएगा, तो 1/50 इंटू, अब देखो 1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना होगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या, इसको हमको निकालना था, ये तुम्हारा यम निकालना था भैया, तो ये हमने यहां लिख दिया। अब यहाँ पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0.40 और यहाँ पे क्या होगा आपका 50 इंटू 5.12, बस। और किलोग्राम में लिखना है इंटू 1000। तो जब यहाँ पे m2 की जो हमारी वैल्यू जो हमारी आएगी, वेट आप क्या बोलेंगे, सल्यूट मोलर मास, विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो कितना आएगा आपका 250, 60 को काट देंगे आप, तो कितना आएगा आपका 256, क्या आएगा आपका ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। चल हाँ भैया बात करते हैं हम लोग हैं 72, देखो का दिया आपका है, अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना करें। कॉपर सॉलिड जो Ag Cu+2 और 2Ag इस इनर्ट सेल की वैल्यू दिया हुआ,
सम स्थिरांक मतलब केसी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात आपको ये है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे सम स्थिरांक की गणना करना है हमको, ठीक है ना। और तो समझना हमको ये है क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ, तो देखो यहाँ पे लिखिए हम लोग क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्या होगा आपका केसी। और यहाँ पे देखो ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ, ठीक। और ई सेल की वैल्यू सम स्थिरांक के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और इसकी वैल्यू कितना दिया आपका है 0.46 माइनस 0.059 और यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितना दिया है 2, देख सकते हैं दोनों के लिए कितने होगा 2, तो n की वैल्यू कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो 2 और log केसी की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, तो इसको हम लोग इधर लेके चले जाएं, तो लेके चलिए। तो क्या करें हम लोग इसको, अगर हम लोग इधर लेके जाते हैं तो log केसी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या होगा आपका 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059, ठीक। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे 46 दूनी 92, 0.92 अपॉन 0.059। और जब यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ पे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 920 अपॉन 59, तो यहाँ पे आ जाएगी 15.9 आ जाएगा। लेकिन क्या हमको निकालना, केसी की वैल्यू निकालना, तो केसी इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 है 10 की पावर में चले जाए 15.9 नहीं 15 पॉइंट कितना आएगा आपका 15.6 आएगा, ठीक। तो 10 की पावर में चली जाएगी 15, अनलॉग 60 की बात करेंगे तो कितना होगा आपका 4 होता है, तो यहाँ 4 नहीं दिया है 3.9 दिया है, तो 3.9 ले लीजिए, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा केसी की वैल्यू। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 73। देखिए क्या दिया है, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा के साथ 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर जमा तांबे का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है जेड इंटू आई इंटू टी होता है। अगर इसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट में चेंज करें तो फॉर्मूला एक होता है W इज इक्वल टू ई अपान 96500 इंटू आई इंटू क्या होता है टी होता है। तो ई क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट में तुल्यांकी भार बोलेंगे। और कॉपर सल्फेट में कॉपर का पूछ रहा है, जो कैथोड पर क्या जमा होगा, कैथोड पे कॉपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या होगा Cu में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। कैसे, +2 से 0 में जा रहा है तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर होता है, और कॉपर का जो मोलर मास होता है कितना होता है 63.5 होता है। तो 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू आई की वैल्यू कितना दिया है 1.5 इंटू टी कितना दिया 10 मिनट, तो 10 इंटू सेकेंड में कर दीजिए तो 60 हो जाएगा। और जब इसमें यहाँ पे हम लोग वेट की वैल्यू निकालिएंगे तो ये वेट की वैल्यू कितना आएगा आपका, जल्दी से इसका आंसर पाइए आप लोग, वेट की वैल्यू हमारी क्या आएगी। जब इसको आप काटेंगे, देखो यहाँ पे 2 जीरो फिर 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, और जब इसको हम लोग काटे पीटेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 का नंबर 5 4 6, 5 नंबर 45, 1 5 3 15, ठीक। और यहां हम लोग बात करेंगे, यहाँ 0.3 पॉइंट बचा हुआ 0.3 बचा हुआ आपका, ठीक है ना। और जब इसको हम लोग काटे पीटेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
0.29 के बराबर आएगा। तो 0.2938 दिया हुआ है ग्राम, यही आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा 73 का, यहां पर बताएंगे आप, तो कितना होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाए। ठीक है ना, बोलिए। चलो भैया 74 की बात करें, जो क्या दिया, निम्नलिखित दर स्थिरांकों से क्रमशः अभिक्रिया क्रम की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे जो के की वैल्यू दिया हुआ है, इसी से हम लोग देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है आपका यूनिट लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ सेकेंड इनवर्स की बात किया गया। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं यूनिट मतलब क्या बोले, दर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मोल की पावर, जनरल फार्मूला होता है मोल की पावर क्या होता है 1 माइनस क्या होगा आपका n, और बात करेंगे लीटर की पावर n माइनस 1, और क्या होता है आपका सेकेंड इनवर्स होता है। अगर हम लोग n की वैल्यू 0 रख दें तो यहां 0 हो जाएगा, तो क्या होगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे मतलब 0 ऑर्डर के लिए, आप फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये पूरा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 सेकेंड इनवर्स, मतलब क्या होगा आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। n की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा आपका 2 माइनस 1, तो क्या होगा आपका मोल की पावर माइनस 1, 2 माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो देखो भैया यहां बात करेंगे तो सेकेंड इनवर्स दिया है, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोट। और यहां क्या दिया आपका 0 ऑर्डर, शून्य कोट 0 ऑर्डर। और यहां बात करेंगे तो क्या होगा आपका सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय कोट हो जाएगा आपका। ठीक, तो देखो क्या दिया आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा और आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो क्या दिया सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोट हो जाएगी, द्वितीय कोट, और यहाँ पे क्या होगा प्रथम कोट में जाएगी। ठीक है, देखिए सेकेंड इनवर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट इज यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया वो एक प्रथम कोट अभिक्रिया के का वेग स्थिरांक 5 के इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स पाया गया है। अभिक्रिया की अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान क्या होता है, ये होता है। बस कुछ करना नहीं आपका है, 0.693 अपान 5.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 14। तो जब इसको आप लोग काटेंगे तो 14 ऊपर चला जाएगा, तो लगभग क्या होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, तो देखो यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे लिख दें 693 अपान 5 तो पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 14 हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा आपका पॉइंट 2 नीचे और हो जाएगा 10 की पावर 2। ठीक, तो कट जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो ठीक है ना, अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना 12, तो आपका क्या आ जाएगा लगभग 1.26। हाँ मान सकते हैं क्या होगा आपका यहाँ पे आपका 1.26 बोल देंगे, 1.26 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा आपका 13 सेकेंड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका 75 का 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 51 टू 75 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन मैंने किया। अब इसके आगे आप लोगों को शिल्पा मैम 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन करेंगी। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लाए हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 30। इसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के 51 टू 75 वो आपको उपेंद्र सर ने डिस्कस करवाए हैं। आफ्टर दिस 76 टू 100 मैं डिस्कस कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, पेपर आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा डाउट लगे हैं या कुछ एरर्स हो गई हैं। ठीक है, तो इस पेपर डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 76। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स यानी कि संकुल दे रखा है और बोला गया है
कि इसके लिए प्रति मोल अवक्षेपित AgCl मोल 0 है। ठीक, AgCl मोल क्या है? 0 है। अब ये बोल रहे हैं तो संकुल के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए द्वितीयक संयोजकता ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा, अगर इस संकुल को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं H2P2, ठीक, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर H2PT और यहाँ पर आ जाएगा Cl6। काउंट करो तो आपको Cl कितने मिलेंगे? यहाँ पर 6 मिलेंगे। तो ये एक प्रकार का संकुल अब थोड़ा सा देखने वाला लग रहा है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर ये केंद्रीय हमारा परमाणु हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये क्लोरीन क्या है? एज अ लिगेंड काम कर रहे हैं। ठीक, अब संयोजकता कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हम बात करें तो प्राथमिक संयोजकता की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता, ठीक, वो फाइंड आउट होती है जो हमारा केंद्रीय परमाणु है, वही हमारी प्राथमिक संयोजकता को बताएगा। ठीक, अच्छा, पूछा क्या गया है पेपर में? सेकेंडरी के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर? सेकेंडरी के बारे में, यानी कि प्लैटिनम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक, वो। द्वितीयक की अगर हम बात करें, द्वितीयक संयोजकता की, तो यहाँ पर प्लैटिनम से जुड़े जो लिगेंड हैं उनकी। क्लियर? आप देखो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब AgCl के साथ जब रिएक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, जब AgNO3 रिएक्ट करता है Cl माइनस आयन से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है और क्या मिल जाएगा यहाँ पर आप सभी को? या NO3 माइनस। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन में जो भी क्लोरीन है, क्लोरीन के जो आयन है कोई भी फ्री नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्लोरीन फ्री नहीं है। तो कितने क्लोरीन है? टोटल 6। 6 क्लोरीन के जो यहाँ पर लिगेंड है वो फ्री नहीं है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो क्या होगी? 6 होगी। वो क्या होगी? 6 होगी। समझ आया यहाँ पर? आंसर क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर? चल नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए कॉम्प्लेक्स यानी कि संकर जो दिया गया है, संकुल बोल सकते हैं, संकर बोल सकते हैं, ठीक, के लिए यहाँ पर 2 संकर दे रखे हैं, इनके लिए सही कथन चुनना है। अब ए कथन कह रहा है ए स्पिन युग्मित है, यानी कि इसकी बात कर रहा है कि ये स्पिन युग्मित कॉम्प्लेक्स है, और बी स्पिन मुक्त कॉम्प्लेक्स है, यानी कि स्पिन युग्मित यानी कि चक्रण युग्मित संकुल है और वो चक्रण मुक्त संकुल है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो एनसीईआरटी में से 2 प्रकार के नाम से बुलाया गया, तो कभी आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो स्पिन युग्मित कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहां पर देख लो, स्पिन युग्मित यानी कि स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक, हिंदी भी जान लो, इंग्लिश भी जान लो, तो इनकी हिंदी तो लिखी हुई है इसलिए इंग्लिश में लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो उन्हें स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। और सेम अगर हम दूसरे के लिए बात करें, स्पिन फ्री, स्पिन फ्री के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, स्पिन फ्री, नेक्स्ट स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है। नाम बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड होते हैं। अब देखो समझते हैं, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर सारे जो भी हैं हमारे युग्मित होंगे। अगर आप कोबाल्ट का यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ पर कोबाल्ट का, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कोबाल्ट का, आप सभी को पता है, जल्दी से बताओ। कोबाल्ट का यहाँ हो जाएगा 4s2 3d7, यही तो होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4s2 3d7। अब बोल रहा है कोबाल्ट +3 के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर संयोजकता +3 हो जाएगी, ठीक। तो +3 के लिए 4s0 और 3d6 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4s0 3d6। तो 3d6 के लिए जब आप यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5, तो पहले तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। अब देखो यहां पर लिगेंड देखो कौन सा है? अमोनिया, ठीक। तो यहां पर ये सारे क्या हो जाएंगे?
पेयर्ड हो जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे इस तरह से, ये इन्हें क्या कर देगा, पेयर्ड फॉर्म में बना देगा इस तरह से। तो इसमें सारे क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो हम यहां से क्या समझ सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड है, और पेयर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्पिन युग्मित बोलते हैं। तो ए वाला क्या हो गया, स्पिन युग्मित हो गया, तो ये तो कट गया सेकेंड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन स्पिन युग्मित कह रहा है, तो ये है और ये भी कट गया, तो बचे दो ऑप्शन। अब सेकंड वाले को फाइंड आउट करते हैं, कोबाल्ट F6 इसके लिए क्या होगा, ये बोल रहा है कि इसमें बताओ ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए भी सेम चीज वही करो कोबाल्ट का। अब यहाँ पर देखो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो चेंज होगी, कैसे निकालोगे, इसे x मान लिया प्लस 6 - 1 = 0, तो कितना हो गया x, और यहाँ पर आ गया -3, तो ये आ गया आपका -6 बराबर -3, उधर गया तो क्या बचा प्लस का 3, ठीक, तो यहाँ पर प्लस का 3 है, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4s0 और 3d6 बन जाएगा, सेम ऐसा ही बनेगा, समझ रहे हो ना, यही बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखो जो F- है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, ये वीक लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं होने देगा, ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं होने देगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से ये अनपेयर्ड रहेंगे, अयुग्मित रहेंगे। तो अयुग्मित जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री बोलते हैं, ठीक। युग्मित जो हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पिन, यहां पर हो जाएगा ये स्पिन फ्री हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए आपके स्पिन पेयर्ड, ठीक, क्या हो गए, स्पिन पेयर्ड हो गए, ठीक। तो ये ए के लिए बोल रहा है, ये बी के लिए बोल रहा है। अब आंसर देख लो आप, तो ए स्पिन युग्मित है और बी स्पिन मुक्त है, क्या ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया, देखो बी को भी कह रहा है स्पिन युग्मित, क्या ऐसा है, नहीं है, ठीक, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 78, इसमें भी संकुल दे रखा है और बोला जा रहा है ये क्या दर्शाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये वाला जो संकुल है यानी कि CO या NH3 है, ठीक है, और यहां पर NH3 और 5 और क्या है SO4, फिर बाहर साइड क्या है Br है। अच्छा, ये और ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, कैसे हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से किस तरह का यहां पर दर्शाएंगे, आयनीकरण, ज्यामितीय या फिर प्रकाशीय, या इनमें से कोई नहीं, ज्यामितीय इस तरह से लिख लो आधा जा, ठीक। तो ये दिखाते हैं आयनीकरण समावयवी, ठीक, आयनीकरण समावयवी कहलाते हैं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर ये इंटरचेंज हो सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर NH3 और यहां पर 5 है, तो ये Br हो जाएगा और बाहर सल्फेट, ठीक, इस तरह से भी हम इसे यहां पर लिख सकते हैं। तो इतना समझ में आया, इंटरचेंज हो सकते हैं इनके जो भी हमारे ब्रोमीन और सल्फेट है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। 78 का क्या हो गया आंसर, जल्दी से बताओ, 78 हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 79 में बोल रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम ए में कुछ संकुल दे रखे हैं और कॉलम बी में उनके रंग दे रखे हैं। ये संकुल सारे दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा संकुल किस कलर का है। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें अमोनिया, ठीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग कलर्स देते हैं, ठीक, यानी कि रेड येलो टाइप देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा बी वाला है, ठीक, बी और सी की बात करें यहाँ पर, तो ये कैसा कलर देंगे, या तो लाल या पीला नारंगी टाइप का कलर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो गया, बी का अगर हम देखें और सी का देखें, सी का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो लाल कलर, पीला और ऑरेंज, और कैसा होता है, कुछ येलोइश ऑरेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये रेड कलर देता है। तो इस हिसाब से देख लो कि कौन सा हमारा जो यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो बी का क्या है, बी का थर्ड, ठीक, बी का थर्ड दो जगह है, यानी कि ये कट गया और ये कट गया। सी का क्या है, सेकंड, सी का सेकंड देखो कहां पर है, सी का सेकंड यहां पर है और यहां पर
यहाँ पर फोर्थ है यानी कि ये भी कट गया, तो बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया। चलो नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन टिक कर लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी। कॉलम ए में नाम दे रखे हैं और कॉलम बी में उनके प्रकार दे रखे हैं कि कौन सा मैच होता है। ठीक, अब देखो विनाइलिक हैलाइड है, आरल हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड है और बेंजाइलिक हैलाइड है। अब आपको बताना है, तो देखो जो विनाइलिक हैलाइड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक, उससे हमारा एक हैलोजन जुड़ा होता है। ठीक, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें एक जो हैलोजन जुड़ा होता है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है। ठीक, और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्थ वाला डायरेक्टली है कार्बन कार्बन के बीच में इस वाले से, और ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ए का क्या हो गया, ए का यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा फोर्थ, तो ए का फोर्थ। अब क्या देखो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें ए का फोर्थ है, दो कॉम्बिनेशन ऐसे मिल गए। ठीक, अगर एक मिलता तो वही हमारा आंसर हो जाता, तो ये होगा या ये होगा। चलो बी को देख लेते हैं, एरल हैलाइड। एरल हैलाइड की अगर आप बात करोगे तो एरल हैलाइड कैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर एरल हैलाइड की बात करें तो ये भी सेम इसी तरह से। एलाइलिक देख लो, बेंजाइलिक देख लो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताने, बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम एलाइलिक की बात करें, वहां पे भी डायरेक्टली जो हमारा कार्बन से जुड़ा होता है हैलोजन डायरेक्टली, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो यानी कि फर्स्ट। तो एलाइलिक सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट इनमें से देखो दोनों में ही है। ठीक, यहाँ पर हम फंस गए, या तो हमें डी देखना है या हमें बी देखना है। ठीक, तो अब बी देख लो, बेंजाइलिक हैलाइड अगर देख लो तो बेंजाइलिक हैलाइड में अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे आपको कौन सा दिख रहा है, सेकेंड वाला ही बेंजाइलिक हैलाइड है। तो यहाँ पर बी का सेकेंड, यानी कि कौन सा आंसर सही हुआ, फिर यहाँ पर बी का कौन सा है, यहाँ पर देखो डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। डी का सेकेंड किसमें है, डी का सेकेंड है आपका फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, ये डी है ना बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, तो डी का सेकेंड इज यानी कि फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर टिक कर लेना ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 81 कह रहा है बढ़ते क्वथनांक के क्रम में यौगिकों को के निम्नलिखित समूहों को क्या करना है, यहाँ में लगाना है बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में। अच्छा कौन कौन दे रखा है, देखो यहाँ पर अल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन है, एल्डिहाइड है और क्या है यहाँ पर ईथर है। ठीक, अब इनका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, इनका एक सीक्वेंस होता है। अगर सेम समूह के दे रखे होते तो हम यहाँ पर ब्रांचिंग वगैरह देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ देखो अलग अलग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीक्वेंस देखेंगे। अब देखो सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन्स का। एक सीक्वेंस हम बना रहे हैं, आप नोट कर लेना, हाइड्रोकार्बन। ठीक, सबसे फिर उससे ज्यादा यहाँ पर कौन होगा, हाइड्रोकार्बन के बाद आ जाएगा आपका ईथर। ठीक है, कौन आ जाएगा, ईथर। फिर आ जाएगा आपका एल्डिहाइड, और सबसे ज्यादा हो जाएगा अल्कोहल्स। तो उसी क्रम में अब आप इन्हें लगा लो। ठीक, ये क्रम याद रखना। ऐसा क्यों है, अल्कोहल का क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसलिए। ठीक, इसमें भी थोड़ा बहुत पाया जाता है और इसमें अगर इसमें देखें तो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, रीजन अगर कोई पूछे तो आप इस तरह से भी उसे लिख सकते हो। समझ आया। चलो अब यहाँ पर इन्हें पहचानना है, हाइड्रोकार्बन किस पर है, सेकेंड पर है। ठीक, फिर उसके बाद ईथर फोर्थ आ गया। ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखो यहाँ पर थर्ड, फिर अल्कोहल फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट में ही हमें मिल गया, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ आया। चलो 82 नंबर की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें, कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए में फिनॉल और एथेनॉल दे रखे हैं। देखो यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, मेटानाइट्रोफिनॉल है, एमक्रसॉल है और एथेनॉल है।
पीके मान दे रखे हैं इनके 8.3, 7.2, 15.9 और 10.1। तो आपको पहचानना है कौन सा पीके मान किसका है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले ये बताओ जो हमारा पीके मान होता है वो क्या, यहाँ पर जो अम्लीय सामर्थ्य होती है, अम्लीय सामर्थ्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, अम्लीय सामर्थ्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके के। ठीक, यही पूछा गया है। तो यानी कि जिसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी पीके वैल्यू उसकी कम होगी। ठीक, या फिर वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। ठीक, तो अगर एसिटिक स्ट्रेंथ जो ज्यादा हो रही होगी तो ये कम हो रहा होगा, कुछ ऐसा समझ सकते हैं इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ पर अगर देखो ऑर्थो और मेटा की बात करें, सबसे पहले यहीं से ही हमें आंसर मिल जाएगा, ये बाद में देखते हैं। ठीक है, ऑर्थो और मेटा की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पैरा भी होता तो इनका एक क्रम होता है। कैसे, यहाँ पर पैरा की सबसे ज्यादा होती, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। ठीक, ये क्रम याद रखना, पैरा, ऑर्थो, देन मेटा, और उसके बाद फिनोल्स हमारे आएंगे। क्लियर, नॉर्मल फिनोल्स। तो यहाँ पर अगर हम पैरा देखें नहीं है, ऑर्थो और मेटा में अगर देखें तो ऑर्थो, तो ऑर्थो की यहाँ पर ज्यादा होगी। ऑर्थो की कितनी कम हो जाएगी, एसिटिक सामर्थ्य जो है वो ज्यादा होगी, तो पीके वैल्यू जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर ऑर्थो की होगी, देन यहाँ पर मेटा नाइट्रोफिनॉल की होगी। ठीक, तो अगर हम ऑर्थो की बात करें, सबसे कम वाला देखो किसका है, सबसे कम पीके है, क्योंकि सबसे कम, ये सबसे ज्यादा अम्लीय है लेकिन सबसे कम इसकी पीके वैल्यू है, यानी कि सेकेंड। तो ए का सेकेंड हो गया यहाँ पर। फिर मेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेटा बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड और बी का फर्स्ट। देखो अब यहाँ पर, और देखो सी की अगर हम बात करें, ए का सेकेंड और बी का फर्स्ट है कहां पर, नहीं, यहां पर तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यानी कि हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होने के चांसेस हो रहे हैं। अगर आपको और मैच करना है तो आप और देख सकते हो। ठीक, अगर हम एथेनॉल की बात करें यहाँ पर, तो एथेनॉल अगर हम देखें तो पीके वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम होगी। तो एथेनॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा 15.9, यानी कि डी का क्या हो जाएगा थर्ड। अब तो कंफर्म आंसर हमारा फोर्थ है। ठीक है, कंफर्म्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। पीके वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा है तो अम्लीय सामर्थ्य इसकी सबसे कम होगी। क्लियर, और फोर्थ एम क्रिसोल बचा तो इसकी फोर्थ। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट 83 में बोल रहे हैं सामान्य नाम मेसिटाइल ऑक्साइड का आईयूपीएसी नाम बताओ। मेसिटाइल ऑक्साइड एक कलरलेस हमारा सब्सटेंस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है और उसका जो स्मेल होती है वो हनी लाइक होती है, शहद की जैसी स्मेल होती है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अब देखो पूछा क्या गया है यहाँ पर, इसका यहाँ पर पूछा गया आईयूपीएसी नाम। तो इसका कॉमन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो C6H10O होता है। ठीक, C6H10O। क्लियर। अच्छा, इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ये तो पता हो गया कलरलेस होता है, हनी लाइक स्मेल होती है। अब इसके फॉर्मूले में देखोगे CH3, यहां पर आ जाएगा CH3 के बाद इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा CH3 का होल ट्वाइस। ठीक, अब देखना फिर C, और यहाँ पर कीटोन समूह होगा तो यहाँ पर CHCO, और ये देखो कीटोन समूह आ गया, उपस्थित हो गया, और CH3, तो ये इसका नाम है। अब देखो इस हिसाब से नामकरण कर लो, क्या हो जाएगा इसका नामकरण। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर नंबरिंग करोगे इधर से तो कीटोन समूह पहले आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो 4 पर क्या है, 2 मैथिल है, यहाँ पर 4 मैथिल, और पेंट 5 की यहाँ पर चेन है, तो पेंट और 2 पर इन, ठीक, इधर पर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक, क्योंकि कीटोन समूह है, ये आपका इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। समझ आया, इतना क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड का नाम, आईयूपीएसी नाम पूछे तो ये बता देना, वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है और इसका स्ट्रक्चर ये होगा। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को।
तो हम लोग कौन से नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए? 83। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ये कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित को उनकी क्षारीय समता के घटते हुए, जो क्षमता है क्षारीय क्षमता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन ये सब दे रखे हैं और अमोनिया दे रखा है। ठीक, आपको क्षारीय क्षमता बतानी है इसकी। कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे बेंजीन रिंग से अटैच्ड है कौन सा? एमाइन ग्रुप। ठीक, अगर इनका नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी से? एनिलीन। देखा लग रहा है आपको? ये एनिलीन है। ठीक, इसका नाम बताओ? C2H5NH2 है। C2H5NH2 को तो आप जानते हो इथाइल एमीन हो गया। क्या हो गया? इथाइल एमीन। ठीक, एमीन। ये अमोनिया हो गया। ये क्या हो गया बताओ जल्दी से? ठीक, इनके नाम पता है। अब देखो अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम यहां पर इनके क्षारीय क्षमता की बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले इसका देखो, डाई इथाइल, यहां लिख देते हैं। ठीक है, डाई इथाइल एमीन। ठीक, क्लियर? अब इनके नाम क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में एनिलीन में देखो लोन पेयर होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर बेंजीन रिंग, वो लोन पेयर क्या होगा? डीलोकलाइज्ड होगा। किसमें? बेंजीन रिंग में। ठीक, अब नेक्स्ट वाले में अगर देखो, सबसे पहले तो अगर हम थर्ड वाले में देखें तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक, अगर इसी तरह हम इनका क्षारीय क्षमता का क्रम देखेंगे तो क्या क्रम आएगा? थर्ड का सबसे ज्यादा होगा। घटता क्रम बताना है, थर्ड सबसे ज्यादा, सेकेंडरी अमीन है। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक, कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट वन, सेकेंड वन आ जाएगा, इथाइल एमीन। तो ये आ गया आपका सेकेंड। अभी सिर्फ नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर अमोनिया आ जाएगा, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका फर्स्ट वाला। अब देखो पूछा क्या है? घटता हुआ क्रम पूछा है, तो यहाँ पर घटता हुआ क्रम आप इसी तरह से लगा सकते हो, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ और फर्स्ट। इनका ये क्षारीय समता का घटता हुआ क्रम हो जाता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट। ठीक, यही क्रम आ रहा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फॉर्मूला दे रखा है, देख सकते हैं आप। प्राथमिक और द्वितीयक यहाँ पर अमीनों के साथ क्रिया करता है और अभिक्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है, जिससे इस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस रूप में, किस अभिकर्मक के रूप में या अभिक्रिया के रूप में इसे जाना जाता है? हिंसबर्ग, फ्रिडलक्राफ्ट, गेटरमैन या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है, बहुत फेमस है ये अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हिंसबर्ग। क्लियर? समझ आया इतना? तो 85 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो 86 कह रहा है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, एमीनों का डाइएजोनियम लवणों में रूपांतरण इस रूप में किया जाता है। यानी कि कौन से रूप में, उस पर्टिकुलर रूप को या प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। क्या होगा? डाइएजोटियम डाइजेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन। तो देखो सबसे पहले रूपांतरण किसमें हो रहा है? डाइएजोनियम लवण बन रहे हैं, तो यानी कि डाइएजोनियमजेशन होगा। क्या होगा? डाइएजोनियम डाइजेशन। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन। अब होगा कैसे, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये होगा कैसे? मान लो एरोमेटिक एमीन है इस तरह से। ठीक, अब ये एरोमेटिक एमीन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है? NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, कितने पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है। और यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो बनता क्या है? यहाँ पर देखो डाइएजोनियम की बात हुई है, तो यहाँ पर N2+ Cl- ये बन जाता है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया यहाँ पर। ठीक, साथ ही साथ अगर आप और देखना चाहेंगे तो NaCl भी बन जाता है। ठीक, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें मेन प्रोडक्ट पूछा गया था, तो डाइएजोनियम में रूपांतरण हुआ और इसी रूपांतरण को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि 86 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 87। ये कह रहा है यदि सुक्रोज को अल्कोहल के घोल में तनु HCl या H2SO4 के साथ उबाला जाए तो
अब देखो सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड होता है, ठीक है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। अब ये जाहिर सी बात है दो मोनोसैकेराइड्स की उनसे बना होगा, दो मोनोसैकेराइड देगा। तो अब यहाँ पर जो दो मोनोसैकेराइड वो देता है वो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और दोनों ही बराबर मात्रा में देता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 87 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो 88 ये कह रहे हैं लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस, यानी कि यहाँ पर भी जल अपघटन हो रहा है, यहाँ पर जल अपघटन कराया गया किसका, लैक्टोज का, कि अपेक्षित उत्पाद क्या होंगे। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो उत्पाद तो हमें पता है लैक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर देखो बीटा और अल्फा के फॉर्म में दे दिया गया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या बीटा डी लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है, या अल्फा डी लैक्टोज या बीटा डी मिलता है, वैसे वर्षा कर दिया है, और ऐसे ही चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें लैक्टोज और ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये तो सभी को क्लियर है, ठीक है। तो हमें प्राप्त होता है बीटा डी ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज। और अगर हम बात करें यहाँ पर बीटा डी ही ग्लूकोज भी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो गया। तो 88 का क्या हो गया, सॉरी 88 है, हाँ 88 है, ठीक। तो 88 का क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन हो गया, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वह आयन जो HCl की उपस्थिति में H2S द्वारा अवक्षेपित नहीं होता है। अच्छा, कौन सा आयन है जो HCl की उपस्थिति में H2S के साथ क्रिया करता है, यानी कि ये कुछ इस तरह की सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहा है H2S के साथ HCl की उपस्थिति में, ठीक है। तो कह रहा है कि अवक्षेपित नहीं होता, यानी कि किसकी पीपीटी यहाँ पर नहीं, कौन सा आयन जो है अवक्षेप नहीं देता है। तो अगर हम Cu2 प्लस की H2S के साथ कराएं तो यहाँ पर Cu2S की यहाँ पर काला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, इसका काला अवक्षेप प्राप्त होता है। सेम अगर हम सिल्वर आयन के साथ कराते हैं H2S की HCl की उपस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पर Ag2S, ठीक, ये प्राप्त होता है, इसका भी सेम काला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो यानी कि ये दो तो आंसर नहीं है। अब बचा कौन, लेड। अब कौन बचा, लेड बचा, ठीक है। यहां पर CuS, ठीक है, Ag2S। अब लेड की अगर H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये इसके साथ हो रही है, ठीक, HCl के साथ, तो यहां पर भी अवक्षेप मिलता है, यहां पर भी हमें अवक्षेप मिलता है, और कैसा, काला अवक्षेप ही मिलता है, ठीक है, काला अवक्षेप मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम HCl और H2S की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर कोई भी अवक्षेप हमें नहीं प्राप्त होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर जो वहां आयन जो HCl की उपस्थिति में H2S द्वारा अवक्षेपित नहीं होगा वो कौन होगा, एल्यूमिनियम 3+ आयन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन, K2HgI4 निम्नलिखित का पता लगाने में यूज किया जाता है, कॉपर +2, लेड +2, मैग्नीशियम +2 या अमोनियम। तो आप सभी को पता है जो K2Hg और I4, K2HgI4 जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का अभिकर्मक है, बहुत फेमस अभिकर्मक है, क्या नाम है इसका, नेस्लर अभिकर्मक, ठीक, नेस्लर अभिकर्मक है, और इसका काम होता है अमोनियम आयन का पता लगाने में, ठीक है, अमोनियम आयन का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आंसर आप सभी के सामने है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेस्लर अभिकर्मक निम्नलिखित का पता, यानी कि अमोनियम आयन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। समझ आया इतना, सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्लैटिनम लूप पर बोरेक्स की एक छोटी गांठ को गर्म करने पर यहाँ पर एक कांच जैसा मन का बनता है, मन का यानी कि बीड भी बोलते हैं, तो वो बीड का फॉर्मूला आपको बताना है क्या बनता है। तो यहाँ पर बोरेक्स दे रखा है और NaBO2 B2O3 दे रखा है, Na2O दे रखा है, Na2B दे रखा है, क्या बनता है। तो सबसे पहले प्लैटिनम लूप पर बोरेक्स की एक छोटी सी गांठ को गर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, Na2B4O7.10H2, ये सभी पढ़ चुके हैं,
10H2। अब देखो सिंपली जब इसे गर्म किया जाता है तो इसका जो वाटर पार्ट होता है वो निकल जाता है और ये बनाता है Na2B4O7। ठीक, इतना बना। ये है क्या, नाम नोट करते जाना, ये क्या है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बोरेक्स है, ये क्या है, बोरेक्स है। ठीक, इसका नाम। अब यहां पर ये बोरेक्स का वाटर पार्ट निकल गया। अब यही कह रहा है कि प्लैटिनम के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई प्लैटिनम के लूप से, तो यही जो है Na2B4O7 इसको फिर से गर्म किया गया तो ये कह रहा है कि ये क्या बना रहा है, कांच का जैसा मन का बनाता है, तो वो बताना है। तो ये यहां पर बनाता है NaBO2 प्लस B2O3। इसी को ही बीड कहते हैं, इसी को ही बीड कहते हैं। ठीक है, यही जो है वो बीड है। अब इसका नाम अगर देखो, नाम तो यहां वैसे दिया नहीं गया, अगर आप नाम भी जानना चाहते हो तो ये होता है सोडियम मेटाबोरेट। ये क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट, हिंदी में भी इसलिए लिख सकते हो आप। ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट। और अगर हम B2O3 की बात करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड होता है। ये क्या होता है, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक, क्लियर। तो ये होता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बीड, मन का बोलते हैं, और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो जहां पर NaBO2 है और B2O3 वही हमारा क्या है, मन का है। ठीक है, तो आंसर समझ में आया सभी को, यही बीड कहलाती है। और फॉर्मूला देख लो, ये बोरेक्स है, बोरेक्स का पूरा फॉर्मूला अगर कभी पूछे तो ये लिखोगे, और अगर जल निकाल दिया गया तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा Na2B4O7। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन। कॉलम 1 कॉलम 2 को सुमेलित करना है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है। कॉलम ए में कुछ कार्यात्मक समूह दे रखे हैं, जैसे कि कार्बोक्सिल, अल्कोहलिक, फिनोलिक, अमीनो। अब उनको पहचानने के लिए जो हम अभिकर्मक का या परीक्षणों का यूज करते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहला ल्यूकास दे रखा है, ठीक है, ल्यूकास दे रखा है। फिर उदासीन FeCl3 परीक्षण दे रखा है, कार्बोलामाइन दे रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण दे रखा है। तो ल्यूकास सबसे फेमस परीक्षण है किसको पहचानने के लिए, अल्कोहल्स को पहचानने के लिए। तो यहां पर ही आपको आंसर एक तो मिल गया। तो बी का फर्स्ट, अगर इनमें से बी के फर्स्ट का कहीं पर इकलौता आपको पेयर दिख रहा होगा तो वही हमारा आंसर है, कंफर्म्ड। ठीक, तो देखो अगर हम यहां पर देखें बी का फर्स्ट यहां पर मिल गया, यहाँ बी का फोर्थ है, यहाँ बी का सेकेंड है, यहाँ बी का सेकेंड है, यानी कि कंफर्म्ड आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो बिना देरी के आपको फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, बी का यहाँ पर फर्स्ट है। अच्छा, अगर हम कार्बोक्सिल समूह देखते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण से इसको हम जान पाते हैं। अब अगर हम फिनोलिक की बात करें तो फिनोलिक हम पता लगा पाते हैं उदासीन FeCl3 परीक्षण की मदद से। अमीनो समूह की अगर हम बात करें तो कार्बिलमीन। ठीक है, डी का थर्ड। तो इस तरह से आप मैचिंग एक से भी आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। चलो नेक्स्ट 93, यहां पर दो कथन दे रखे हैं। कथन एक कह रहा है तापमान बढ़ने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक घट जाता है। सेकंड कथन कह रहा है तापमान बढ़ने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक बढ़ जाता है। अच्छा, अब देखो यहां पर दो, यहां पर क्या दे रखे हैं, ऊष्माशोषी है ये। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी यानी कि एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर हीट जो है वो निकल रही है, यहाँ पर हीट दी जा रही है, रिक्वायर्ड है। ठीक, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी। तो तापमान जब बढ़ाते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का स्थिरांक जाहिर सी बात है घट जाएगा यहाँ पर, और तापमान बढ़ने पर जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसका स्थिरांक जो होगा साम्य अवस्था का वो वहां पर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही कथन सही है, ये दोनों ही कथन क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो दोनों कथन कहां पर है, फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 94 कह रहा है नीचे दो कथन दे रखे हैं, कथन एक कथन दो। कथन एक कह रहा है विटामिन बी, सी और डी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर इन्होंने डी भी दे दिया है, पर डी कैसा है, वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील, तो डी क्या हो गया, वसा में घुलनशील। तो ये तो
फॉल्स हो गया। अच्छा, कथन 2 कह रहा है शरीर में ऐठन जो होती है विटामिन B6 की कमी का रोग है। ठीक है, यानी कि शरीर में जो ऐठन हो रही है वो किसकी कमी का रोग है? यहाँ पर B6, सही है। ठीक, तो यहां पर ये क्या है? फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो फर्स्ट कथन गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो ऑप्शन 3 ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है BaOH का होल ट्वाइस के जलीय विलयन का pH मान 10 है। यदि BaH का होल ट्वाइस यानी कि जो हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है इसका KSP का मान कितना है? 1 × 10⁻⁹ है। तो Ba+2 आयन की सांद्रता आपको यहाँ पर बतानी है। कैसे बताओगे यहाँ पर सांद्रता? देखो, सबसे पहले pH क्या दे रखा है? यहाँ पर 10 दे रखा है, pH 10 दे रखा है। अगर हम H+ आयन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10। ठीक, इतना क्लियर। अगर हम OH- की बात करेंगे तो कितना OH- आयन की बात करेंगे तो कैसे पता करोगे, फाइंड आउट करोगे? ये कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻ यहाँ पर -4 हो जाएगी। ठीक है, 10⁻⁻4 हो जाएगी। इतना क्लियर। अच्छा, अब देखो हमें यहाँ पर KSP दे रखा है, यानी कि KSP की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे। यहाँ पर KSP कितनी दे रखी? 1 × 10⁻। KSP की दे रखी है और आयन क्या होंगे? Ba+2 और यहाँ पर OH-। ठीक, यही तो बनेगा। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो Ba+2 होगा और यहाँ पर OH-2। ठीक, इस तरह से समझ लो, यहां पर लगा दो। अब देखो KSP कितना दे रखा है? 1 × 10⁻⁹ ठीक, Ba+ का अगर हम यहाँ पर मान देखें कितना निकाल लिया हमने, यहाँ पर Ba+2 निकालना है। OH- अभी हमने निकाला है कितना? 10⁻⁻4। ठीक, और Ba+2 आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कर लो, अब बता दो फटाफट क्या हो जाएगा। यहाँ पर Ba+2 आपको निकालना है और यहाँ पर 10⁻⁻4 अभी आपने फाइंड आउट किया है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 10⁸। Ba+2 एज इट इज रहेगा। ठीक, ये इधर गया डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये गया 1 × 10⁻⁹ और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻+8। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो Ba+2 जो होगा क्या आ जाएगा? 1 × 10⁻⁻1, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही है जो हमारा राइट आंसर है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। समझ आया इतना सभी को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 ये कह रहा है 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl। ठीक है, मोलर HCl जलीय विलयन में उपस्थित है तो विलयन किस प्रकार का होगा? बफर विलयन नहीं है और pH उसका 7 से कम होगा। बफर विलयन नहीं है, pH 7 से ज्यादा होगा। ठीक, और बफर विलयन है, pH जो होगा वो 7 से कम होगा और बफर विलयन यहाँ पर है, pH क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। अच्छा, बफर विलयन आप सभी को पता है क्या होता है? अगर हम NaCl को देखें, देखो ये कैसे समान मोलर में है, 1 मोलर इसका भी है 1 मोलर उसका भी है, तो यहाँ पर समान मोलर है, तो अगर वो मिक्स भी होंगे तो ये बफर नहीं बनाएंगे। ये चीज तो क्लियर है। कैसे? देखो अगर इनकी रिएक्शन होती है, ये NaCl कैसे बना होगा? NaOH प्लस HCl से बना होगा, जहां पर NaCl निकल गया होगा। ठीक, और वाटर अलग, क्योंकि ये सॉल्ट है ना, ये लवण है। अब देखो यहां पर ये जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जाहिर सी बात है pH क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। pH क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। और बफर विलयन है नहीं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, बफर विलयन नहीं है और pH 7 से कम हो जाएगी। pH क्या हो जाएगी? 7 से कम हो जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट 97 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चिन्हित करिए। जल उभयधर्मी प्रकृति रखता है। अगर जल का स्ट्रक्चर देखोगे तो H+ OH-, एसिड की तरह भी, यहाँ पर अम्ल की भांति भी ये रिएक्ट कर सकता है और क्षार की भांति भी। तो जाहिर सी बात है उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। इतना क्लियर? अच्छा, अगर हम यहाँ पर सेकंड की ही बात करें, सेकंड की अगर हम बात करें, फर्स्ट ट्रू है। सेकंड कह रहा है संयुग्मी अम्ल व क्षारों के लिए pKa + pKb = pKw होता है। क्या ऐसा है? अगर यहाँ पर हम देखें pKw, pK यहाँ पर W,
इसका मान अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इस पर क्या होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात कर रहे हैं कितना होता है 1 इंटू 10⁻⁻14। तो यानी कि pKa प्लस pKb क्या हो गया 14 के बराबर हो गया, ठीक। अब देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि संयुग्मी अम्ल व क्षारों के लिए pKa प्लस pKb बराबर pKw होता है, ये भी ट्रू है। थर्ड कह रहा है शुद्ध जल के लिए pH का मान सभी तापमान पर अपरिवर्तित रहता है, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्ध जल के लिए अगर हम pH की मान की बात करें तो अगर सभी ताप पर क्या होगा, सभी ताप यहाँ पर गलत दे दिया है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा विघटित होंगे तो H+ ज्यादा मिलेगा, H+ ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक। तो pH भी बदलता जाएगा। अब इसको अगर देखना है ध्यान से तो हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो pH मान होता है वो 7 होता है जल का, ठीक। अगर इसी टेम्परेचर को हम बढ़ा दे 30 कर दे, क्या कर दे 30 कर दे, अगर इसी टेम्परेचर को, ठीक है 30 कर दे तो यहाँ पर pH पे जो इफेक्ट पड़ता है वो 6.9 समथिंग आ जाता है, 992 समथिंग आ जाता है, ठीक है 6.92 समथिंग। तो इतना सा डिफरेंस बनता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी ताप पर pH मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, इतना क्लियर। चलो, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर सही कथन बताना था, तो सही कथन क्या है 1 and 2। तो 1 and 2 कहां पर आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमारे 2 क्वेश्चन और बचेंगे। नीचे 2 कथन दे रखे हैं, कथन ए, कथन उसका रीजन दे रखा है, कारण दे रखा है। ये कह रहा है H3O+ एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अच्छा, H3O+ जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इसका कारण देते हुए क्या बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के युग्म को स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि इसका अष्टक पहले से ही पूरा है, ठीक। H3O+ की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में ये वाकई में कार्य नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के अगर हम इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसका अष्टक ऑलरेडी क्या है, फील्ड है, यानी कि उसका ऑलरेडी अष्टक पूर्ण हो रखा है। इस वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और ना ही नाभिक स्नेही की भांति कार्य कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कथन कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर का। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्थायित्व 2 ब्यूटीन से अधिक है, इसके संदर्भ में समझाया जा सकता है। अच्छा, इसको किसके संदर्भ में समझाया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। किसके संदर्भ में, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस, अतिसंयुग्मन, कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव, किसके संदर्भ में इसको ज्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अतिसंयुग्मन के रूप में, ठीक है, अतिसंयुग्मन के रूप में इसे अच्छे से समझाया जा सकता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का। ये कह रहा है संयुग्मित दोहरा बंध यानी कि द्विबंध की बात कर रहा है। द्विबंध अनुपस्थित है किसमें, द्विबंध कॉन्जुगेशन के साथ। अच्छा, कंडीशन भी लगा दी है, द्विबंध जो है वो कॉन्जुगेशन के साथ अनुपस्थित है किसमें। यहाँ पर बोला है 1,2 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 पेंटाडाइन या फिर बेंजीन। तो देखो बेंजीन में तो उपस्थित होगा, कैसे आप सभी को पता है बेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। तो देखो यहाँ पर उपस्थित है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक। जहां जहां डी है पहले तो उनको हटा दो, ठीक, एक ही में डी मिला। अच्छा, फर्स्ट देखो 1,2 और क्या है, ब्यूटाडाइन। 1,2 ब्यूटाडाइन का मतलब है 4 कार्बन है। सबसे पहले सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर से समझते हैं, 4 कार्बन है। 1,2 पर क्या है, डाइईन, ठीक, 1,2 पर। तो 1 और 2
अब देखो यहाँ पर संयुग्मन नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें जो कॉन्जुगेशन की बात कर रहा है, संयुग्मन की बात कर रहा है, वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि अगर यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल होना चाहिए, तो इसी में ही अनुपस्थित है, इसी में ही अनुपस्थित है। पहले ही हमें आंसर मिल गया। चलो अच्छा, इसको और कंफर्म करना है, थर्ड वाले को देख लेते हैं यहाँ पर, सेकेंड वाले को 1,3। तो 1,3 जब आप करोगे ना तो देखो सेम वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 4 कार्बन इस तरह से लगा लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो यहाँ पर है 1,3 और कहां पर हो जाएगा, 3 पर बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर। तो देखो डबल सिंगल, ठीक, तो यहां पर उपस्थित है, यहां पर उपस्थित है, तो ये गलत आंसर हो गया, क्योंकि पूछा क्या गया, अनुपस्थित पूछा गया है। तो बी वाले में भी क्या है, बी वाले में क्या है, जल्दी से बताओ, उपस्थित है, इसमें अनुपस्थित था, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसे ही थर्ड भी आप कर सकते हो, बेंजीन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। थर्ड करना चाहते हो तो थर्ड भी कर लो, बस क्या होगा, 5 कार्बन बना लो यहाँ पर, स्ट्रक्चर वो आप हाइड्रोजन आगे ऐड कर सकते हो और समझने के लिए, 1 2 3 4 5, ठीक, तो यहाँ बोला 1,3, तो 1,3, तो डबल सिंगल, समझ आ रहा है, यहाँ पर भी उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, देख सकते हो, यहाँ सिंगल लगा लो जहां पर सिंगल नहीं लगा है, इस तरह से समझने के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो डबल सिंगल, क्लियर, समझ आया, क्लियर है। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 पेंट के लिए है, पेंटाडाइन, ठीक है। तो पूछा क्या है, दोहरा बंध अनुपस्थित है, किस में अनुपस्थित है, अगर ध्यान से देखोगे तो 1,2 ब्यूटाडाइन में अनुपस्थित है, बाकी सब में है। तो 100 तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, 76 to 100, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डिस्कशन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आगे के जो हमारे एग्जाम्स होंगे उनमें आप बहुत सारी मिस्टेक्स करने से बच सकेंगे, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।